हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के यूपीपीएड के एग्जाम होने वाले हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसके लिए आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। और आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बुक्स कौन से इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है या टैग भी कर रखी है। अगर आपको वो परचेज करनी तो आप टैग प्रोडक्ट की लिस्ट में जाकर के डायरेक्टली उनको परचेज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराए थे, तो उनको भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके स्ट्रैटेजी मेकिंग में भी, और किस तरह से आपको अपना सिलेबस कवर करना है उसके लिए भी। तो आइए शुरू करते हैं। आज कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल लिमिटेड इशूड 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each at 2% discount. Cost of issue per share is rupees 0.20. Cost of प्रेफरेंस कैपिटल is। यहाँ पर कह रहा है जो लाल लिमिटेड है, उन्होंने 10 रुपए वाले 10,000 अंश लिए थे। इसमें से 10% पूर्वाधिकार अंश थे, 2% उस पर बट्टा यानी कि डिस्काउंट दिया गया था जब इशू किया गया था। प्रति अंश निर्गम लागत जो है वो 0.20 है, और पूर्वाधिकारी अंश पूंजी की लागत होगी। आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालनी है, जैसे इक्विटी की है और डिबेंचर्स की है, प्रेफरेंस शेयर्स की है, रिटेन अर्निंग की, इनकी कॉस्ट निकाली जाती है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल की तरह पूछ लिया जाता है। तो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है। उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसको आप जो इंडिकेट करते हैं वो इस तरह से इंडिकेट किया जाता है, और यहाँ पर जिसकी निकाल रहे होते हैं वो लिख दिया जाता है। तो आप हम किसकी निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, तो आप यहाँ पर इसको केपी करके लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो डिविडेंड होगा उस डिविडेंड को लिखिए, अपॉन में आ जाता है, यानी कि जितना आपने जो इश्यू किया होता है शेयर उसका मूल्य आपको लिखना होता है एनआई करके। इसमें जो भी आपके डिस्काउंट है तो लेस कर दिया जाएगा, और अगर प्रीमियम है तो ऐड कर दिया जाएगा, और साथ में कोई फ्लोटिंग एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो फ्लोटिंग एक्सपेंसेस साथ में जो हो रहे हैं उसको भी हम लेस कर देते हैं। तो आपको क्वेश्चन में अगर देखिएगा तो डिविडेंड कितना है, 10% दे रखा था, 10,000 शेयर्स हैं, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। तो पूरा निकालने की बजाय आप एक से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक से निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर जो आपकी आएगा एक का ही आएगा। तो 10% है 10 रुपए पर, तो कितना आ जाएगा, 1 रुपया डिविडेंड आ जाएगा। और उसके बाद निकालने के लिए कि एनआई कितना होगा, तो यहाँ पर एक शेयर अगर 10 रुपए का है, एक शेयर की लागत जो है वो 10 रुपए की है, और उसके बाद उसमें क्या कहा है कि 2% उस पर डिस्काउंट देंगे। तो 10% का 10 का 2% अगर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 0.2। और उसके बाद साथ में और भी कहा है कि 0.2 रुपीज़ के क्या है, जब हम शेयर को इशू करते हैं तो उस पर चार्जेस भी आते हैं, तो 0.2 ये भी हमारा लेस हो जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें लेस की जाएंगी। अब इसमें अगर आप इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, लेस करने पर 9.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपॉन में 9.6, यहाँ पर इंटू 100 भी होगा, तो ये परसेंट में आंसर आया है, तो यहाँ पर इंटू 100 कर लीजिए। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा हमारा, 10.41 आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह जब हम इंटरेस्ट की डिबेंचर की निकालते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट रख दिया जाता है, और इक्विटी शेयर कैपिटल की उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ अप टू। यहाँ पर कह रहा है कि सट्टे के व्यापार की हानि को पूर्ति हेतु आगे ले जाया जा सकता है, 4 ईयर के लिए, 8 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए। यानी कि जो सट्टे का व्यापार होता है, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा इसके बारे में, तो वहाँ पर अगर जो आपको लॉस हुआ है तो आप उसको कितने वर्ष तक आगे ले जा सकते हैं उस लॉस को, तो आप उसे 4 ईयर्स तक ले जा सकते हैं। सबका अलग अलग होगा। यहाँ पर जो हाउस प्रॉपर्टी से उसका अलग होता है, सैलरी से अलग होता है। यहाँ पर अगर पूछा जाए सट्टे के व्यापार का तो 4 ईयर्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटैंगिबल एसेट। निम्नलिखित में से एक अमूर्त संपत्ति का उदाहरण कौन सा है। बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर है, कॉपीराइट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अमूर्त संपत्ति इसमें से इंटैंगिबल एसेट कौन सी है, तो बहुत ही आसान सा है। बिल्डिंग भी टैंगिबल होती है, इन्वेस्टमेंट भी, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स या फिर फिक्टिशियस होते हैं। यहाँ पर इनटैंगिबल पूछा है तो कॉपीराइट हो जाएगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन डी है। कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, गुडविल है, ये सब क्या होते हैं, टैगेबल होते हैं। डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर्स जो होते हैं ये काल्पनिक होते हैं। अक्सर यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को एक समझ लेते हैं, तो एक नहीं है। ये फिक्टिशियस एसेट होती हैं, काल्पनिक संपत्तियां होती हैं जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में आपकी एसेट साइड में दिखाई जाती हैं। और ये जो होगा कॉपीराइट है या फिर ट्रेडमार्क है, गुडविल है, ये आपकी इंटैंगिबल हो जाती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू, विक्रय की लागत समान होती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला दे रखे हैं, आपको बताना है कॉस्ट ऑफ सेल का सही फॉर्मूला क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक में से हम परचेस को लेस कर देंगे तो ये तो नहीं है, गलत है। ओपनिंग स्टॉक में हम परचेस को ऐड करते हैं तो भी ये नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में परचेस को ऐड किया जाता है, ना कि लेस किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो डी वाला दे रखा है वो सही है कि ओपनिंग स्टॉक में हम परचेसेस को ऐड करेंगे, उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल निकल आती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not the assumption of Modigliani Miller irrelevance theory of dividend policy? लाभांश नीति के मोदिग्लियानी मिलर के अप्रासंगिकता सिद्धांत की मान्यता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? नो पर्सनल और कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस, कोई व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट आयकर नहीं। डिविडेंड पॉलिसी हैज इट्स इफेक्ट ऑन फर्म कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फर्म की इक्विटी लागत पर लाभांश नीति का अपना प्रभाव पड़ता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डिविडेंड पॉलिसी, पूंजीगत निवेश नीति अपनी लाभांश नीति से स्वतंत्र होती है। स्टॉक निर्गमन या लेन-देन की लागत मौजूद नहीं होती। स्टॉक फ्लोटेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पर जो लाभांश नीति है, जो डिविडेंड पॉलिसी होती है, तो इसमें कई लोगों के अलग-अलग दे रखे हैं। वाल्टर का मॉडल दे रखा है, मोदिग्लियानी का अप्रोच इसको कहा जाता है शॉर्ट में। तो इन सबको पढ़ लीजिएगा, इसमें से किसी के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, उनका फॉर्मूला पूछ सकता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि उनका जो मोदिग्लियानी मिलर के अप्रासंगिकता सिद्धांत की मान्यता इसमें से कौन सी नहीं है, ये कहा है। तो पहला वाला पॉइंट है कि कोई व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट आयकर नहीं होता, करेक्ट है। दूसरा जो कहा है कि फर्म की इक्विटी लागत पर लाभांश नीति का अपना प्रभाव पड़ता है, तो ये गलत है। इन्होंने कहा था फर्म की इक्विटी लागत पर कोई प्रभाव लाभांश नीति पर नहीं पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी वाला ही हो जाएगा, ये रिलेवेंट नहीं है। और सी वाले में है कि पूंजीगत निवेश नीति अपनी लाभांश नीति से स्वतंत्र होती है, करेक्ट है, क्योंकि प्रभाव नहीं पड़ता मतलब स्वतंत्र होती है, अलग-अलग है दोनों। स्टॉक निर्गमन या लेन-देन की लागत मौजूद नहीं होती है। बाकी तीनों ही पॉइंट सही हैं, बी वाला गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मोदिग्लियानी मिलर के अप्रासंगिकता सिद्धांत की मान्यता के अनुसार पूंजीगत निवेश नीति अपनी लाभांश नीति से स्वतंत्र रहती है, क्योंकि ये शेयरधारकों की संपत्ति को प्रभावित नहीं करती है। इसमें क्या मान्यताएं हैं कि फर्म पूर्ण पूंजी बाजार में काम करती है, एक निश्चित निवेश नीति है, करों का अभाव है और अनिश्चितता का जोखिम मौजूद नहीं है। तो ये सारे इसके बारे में दे रखा है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो आपके पास अगर बुक्स होंगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक्स होगी आपके पास, तो वहाँ पर दे रखा होगा। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ ए डेप्ट बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू, किसी ऋण के अशुद्ध होने पर उसकी राशि को हम क्रेडिट करते हैं। यानी कि कोई जो आपने डेप्ट लिया था वो बैड डेप्ट हो चुका है, तो आप उसकी राशि को कहाँ पर क्रेडिट करेंगे, किस अकाउंट में करेंगे? प्रोविजंस फॉर बैड डेप्ट अकाउंट में, बैड डेप्ट अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में या फिर डेटर अकाउंट में। तो बैड डेप्ट का मतलब होना कि अब कोई भी आशा नहीं है कि वो डेप्ट जो होगा वो रिकवर हो पाएगा, तो उसको आप कहाँ से दिखाएंगे? डेटर अकाउंट में दिखाते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। इसकी एक एंट्री होती है, क्या एंट्री हो जाएगी कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर, आर्थिक चिट्ठे में अंतिम रहतिया कीमत दिखाई जाती है फिक्स्ड एसेट में, करंट एसेट में, करंट लायबिलिटी में या फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पर अंतिम रहतिया कीमत, अच्छा इसमें क्वेश्चन आपका डायरेक्टली ऐसे ये पूछा गया तो इसमें सबसे ऐसे आंसर निकल आया कि जो हमारा स्टॉक होता है वो करंट एसेट होती है। लेकिन इस क्वेश्चन के यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर सार्वजनिक पृष्ठियों में दे रखा है तो आपको क्या करना है, या तलपट में अगर क्लोजिंग जो हमारा स्टॉक हो ऑलरेडी दे रखा है तो उसको हम कहाँ पर दिखाते हैं। तो जब भी ट्रायल बैलेंस में दे रखा हो मतलब ऑलरेडी वो अकाउंट में दिखाया जा चुका है, उसको शामिल किया जा चुका है, तो तब सीधे-सीधे आपको उसे कहाँ दिखाना होता है, उसे हम सीधे अपनी बैलेंस शीट में ही दिखाते हैं। लेकिन अगर समायोजन पृष्ठियों में दे रखा होता है, एडजस्टमेंट अकाउंट में दे रखा हो, तो आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाते हैं और बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन जो होगी, एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, a capital budgeting technique that explicitly incorporates an estimated interest rate into its basic computation is, पूंजीगत बजटिंग की तकनीकी जिसमें आधारभूत गणनाओं में अनुमानित ब्याज दर स्पष्टतया शामिल की जाती है वह है। पे बैक पीरियड मेथड है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है। तो यहाँ पर जो पूंजीगत बजट यानी कि कैपिटल बजटिंग जो होती है उसके बारे में कहा है कि उसकी जो टेक्निक्स होती हैं, तो उन टेक्निक्स में कौन से ऐसे टेक्निक होती है जिसमें अनुमानित ब्याज दर स्पष्टतः शामिल की जाती है, यानी कि एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट को उसमें शामिल किया जाता है, उसके बेसिस पर कंप्यूटेशन होता है। तो यहाँ पर वो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता है, इसको शॉर्ट में एनपीवी मेथड भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसे शॉर्ट में एनपीवी भी कहा जाता है। होता क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप
कि शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति में आधारभूत गणनाओं में अनुमानित ब्याज दर स्पष्टता शामिल की जाती है। शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रारंभिक पूंजी निवेश सहित किसी परियोजना द्वारा उत्पन्न सभी भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि होती है। यानी कि जो अभी करंट में वैल्यूज हैं या मूल्य चल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो होगा गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड। संपत्तियों के दायित्व पर आधिक्य कहलाता है, यानी कि संपत्तियों का दायित्व यानी कि आपके जो एसेट्स हैं हाँ करेंट क्या टोटल एसेट की यहाँ पर बात हो रही है सीधे सीधे। यहाँ पर जो आपके टोटल एसेट हैं वो टोटल लायबिलिटी से ज्यादा हैं। तो ये क्या होगा या किस चीज का फॉर्मूला होता है या क्या निकल के आएगा। रिटर्न आएंगे, प्रॉफिट आएगा, कैपिटल आएगा, गुडविल आएगा। तो जब एसेट ज्यादा होंगी लायबिलिटी से तो वहाँ पर क्या निकलेगी, जो अधिक है एक्स्ट्रा वो कैपिटल होगी, पूंजी होगी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। और ये क्या है, ये आपका हो जाता है अकाउंटिंग जो इक्वेशंस हैं समीकरण होते हैं वो हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, पूंजी इज इक्वल टू संपत्तियां माइनस दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू। पुराना लाभ वितरण अनुपात पर नए लाभ वितरण अनुपात का अंतर बराबर होगा, यानी कि इन दोनों को माइनस कर दीजिए। और जो पुराना आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आप माइनस कर देंगे उसमें से, तो क्या निकल करके आता है, डिफरेंस इन कैपिटल रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर जो आपका पुराना ओल्ड था उसमें से आपने नए को घटाया तो आपने क्या चेंजेस आए, आपने सैक्रिफाइस किया है कुछ, तो त्याग के अनुपात को निकलेगा, यानी कि त्याग के अनुपात को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो यही वाला होगा। और इसी फॉर्मूले से आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा तो निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट है कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सरकारी कर्मचारी को प्राप्त पेंशन की एक मुश्त राशि होती है, फुली टैक्सेबल होती है, एग्जाम्प्ट होती है 2,40,000 तक, एग्जाम्प्ट अप टू 3 लाख या फिर फुली एग्जाम्प्ट। तो पहले भी मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराए हुए उसमें बताया भी था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको जो एक मुश्त राशि मिलती है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है, फुली एग्जाम्प्टेड होती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल विच चालू पूंजी व पूंजी है जो मेक्स अ कंपनी वर्क, मेक्स अ कंपनी रिच, मेक्स अ कंपनी पुअर, नन ऑफ दैम। जो वर्किंग कैपिटल होती है किसी कंपनी को कार्य करने के लायक, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वर्किंग कैपिटल जो होती है जो आप डेली के काम कर रहे हैं, जो बिजनेस को चलाने में कर रहे हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल को परचेज करना है, कैश का साइकिल पूरा चलता रहता है, वेजेस पे करनी है, सारी चीजें, उनमें जो पूंजी लगी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल। उसको निकालने का तरीका क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है when the bank account in the cash book of a customer shows a debit balance, the customer's account in the bank book must generally show। जब ग्राहक के रोकड़ पुस्तक के बैंक खाते का शेष डेबिट बाकी प्रदर्शित करता हो तो बैंक की पुस्तक में ग्राहक का खाता निश्चय ही दिखाई देना चाहिए। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नेट बैलेंस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो कस्टमर है उसकी जो कैश बुक बनी हुई है, कैश बुक में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो जो उसकी पासबुक होगी, बैंक की बुक होगी, वो किस तरह का वो शो करेगी, किस तरह से शो करेगी, तो वो आपका क्रेडिट बैलेंस हो जाता है, अपोजिट हो जाएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जब ग्राहक की रोकड़ पुस्तक की बैंक खाते का शेष डेबिट बाकी प्रदर्शित करता है तो बैंक की पुस्तक में ग्राहक का खाता क्रेडिट बाकी दिखाएगा, क्योंकि पासबुक बैंक की पुस्तकों में खाता धारक के खाते की एक प्रति होती है। क्रेडिट बैलेंस कार्ड बैंक में ग्राहक द्वारा जमा राशि से है जो कि ग्राहक के पासबुक में बैंक द्वारा दी जानी है तथा ग्राहक द्वारा प्राप्य है, बताया ग्राहक की संपत्ति है। यानी कि जो बैंक में आपका क्रेडिट शेयर दिखाने का मतलब ये हो जाता है कि वहां पर आपकी जो बैंक में पासबुक है, आपके पास इतना अमाउंट क्रेडिट है, इतना अमाउंट जमा हुआ है। जब आप जमा करते हैं कि अपने अकाउंट में तो क्रेडिटेड टू लिख करके आता है, और जब आप उसमें से निकालते हैं तो डेबिटेड टू लिख करके आता है। तो इस वजह से क्या है कि इतना अकाउंट जब आपको कैश रिसीव हुआ है तो कैश रिसीव करके आपने कहाँ रखा है, बैंक में रखा होगा, तो वहां पर आपकी क्रेडिट बाकी को दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द स्टेटमेंट बिजनेस हैज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ इज। कथन व्यवसाय दीर्घ काल तक चलता रहेगा के पीछे अवधारणा है गोइंग कंसर्न की, बिजनेस इनिशिएटिव की, कंजर्वेटिज्म की, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर जब आप ये मानते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा तो वहां पर गोइंग कंसर्न हो जाता है, चालू व्यवसाय की अवधारणा है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट है एजुकेशनल सेस इज कैलकुलेटेड ऑन। शिक्षा उपकर की गणना की जाती है टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम।
जो एजुकेशनल सेस लगाया जाता है, सबसे पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम निकलती है, जीटीआई जिसे कहा जाता है। उसमें से आप लेस करते हैं एटीसी से एटीयू तक की जो डिडक्शंस होती हैं, उसको लेस करते हो तो आपकी टोटल इनकम निकल कर के आती है। अब इस टोटल इनकम पे आप टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, इसकी जो टैक्स निकल कर के आपका आता है, उस टैक्स में से जो टैक्स हमारा आएगा उस पर हम लगाते हैं एजुकेशनल सेस जो होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली तो टैक्स का बारे में दे नहीं रखा, अगर दे रखा होता तो आप यही वही आंसर होता। लेकिन यहाँ पर दे नहीं रखा है तो किस पर लगा रहे हैं, टोटल इनकम पर वो टैक्स लग रहा है ना, तो जो आपका एजुकेशनल सेस है वो भी किस पे लग रहा है, उसी टोटल इनकम पे लग रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज एन, जो स्कंद आवर्त है उसका अनुपात क्या है? लिक्विडिटी रेशियो में आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा, एक्टिविटी में आएगा, सॉल्वेंसी में आएगा। जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है वो किस में जाता है, ये एक्टिविटी रेशियो में जाता है, क्रयशीलता अनुपात होता है। लिक्विडिटी रेशियो में कौन सा हो जाता है, जैसे करंट रेशियो आ जाता है आपका, यहाँ पे लिक्विड रेशियो आता है, ये सारे रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी में जो आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाता है, नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाता है, ये सब आते हैं। सॉल्वेंसी में सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो आ जाता है, जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है ये आ जाता है। और एक्टिविटी में स्टॉक टर्नओवर है, डेटर टर्नओवर है, ये सब आपके रेशियोज आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं स्टॉक टर्नओवर का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दे रखी होती क्वेश्चन में तो हम नेट से ले लेते हैं, लेकिन जो निकाला जाता है आपका वो इसी फॉर्मूला से निकाला जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करेंट एसेट, निम्न में से कौन सी गैर चालू संपत्ति है? प्रीपेड इंश्योरेंस है, गुडविल है, कैश एट बैंक है, अक्रूड इंटरेस्ट है। तो कौन सी नॉन करेंट एसेट है, तो यहाँ पर जो आपकी एसेट जो होगी फिक्स्ड में जाएगी, फिक्स्ड में जो जाती है तो वहाँ पर गुडविल है, इंटेंगिबल एसेट होती है लेकिन वो फिक्स्ड का ही एक रूप होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। बाकी तीनों ही क्या है, तीनों ही एसेट आपकी करेंट एसेट है। चलिए नेक्स्ट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम, दीर्घकालीन पूंजी हानियों की पूर्ति की जा सकती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, कैपिटल गेन से, एनी इनकम। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म आपके जो कैपिटल लॉसेस होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म। आपने कैपिटल गेन पढ़ा होगा चैप्टर पूंजी लाभ, इस चैप्टर में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि कुछ जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म यानी कि जो 1 साल के अंदर के होते हैं, और लॉन्ग टर्म जो कि 1 साल से अधिक के होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म जो कैपिटल लॉस होता है उसको सिर्फ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाला जो होता है वो दोनों से सेट ऑफ किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म से भी, लॉन्ग टर्म से भी। लेकिन अगर जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसको सिर्फ और सिर्फ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, आय तथा व्यय खाता समानता प्रकट करता है सरप्लस डिफिसिट को, कैश बैलेंस को, कैपिटल फंड को, नेट प्रॉफिट लॉस को। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है, तो वहाँ पर सरप्लस और या फिर डिफिसिट आती है, अधिक या फिर घाटा निकल के आता है। यहाँ वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलता, वहाँ पर अधिक या घाटा निकलता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये किस तरह से बनाया जाता है, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ये सेम वैसे ही प्रिपेयर किया जाता है। बस यहाँ पर जैसे कि इसमें जो है लाभ या हानि निकलती थी, लेकिन इसमें आपका सरप्लस या फिर डेफिसिट निकलता है। चलिए नेक्स्ट है, हायर द रेशियो लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी इज अप्लीकेबल टू, उच्च अनुपात कम मुनाफा लागू होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में, नेट प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग में, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। यानी कि अगर रेशियो हाई है तो वहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी है वो लो हो जाएगी। तो ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो में होता है, परिचालन अनुपात में होता है। ये जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं अपॉन क्या हो जाता है, नेट सेल आ जाती है, ये होता है। तो अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने बहुत ज्यादा कर दिए होंगे तभी वो हाई जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये आपका गलत हो जाएगा, कम होना अच्छा माना जाता है इसमें। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि परिचालन अनुपात में अनुपात कम होने पर उच्च लाभ प्रकट होता है तथा अनुपात अधिक होने पर कम लाभ। कुल परिचालन खर्च का कंपनी की निवल बिक्री पर अनुपात कंपनी की दक्षता को प्रकट करता है। नेक्स्ट है, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल बैलेंस शीट इज, पूंजी की कुल राशि जो चिट्ठे के योग में शामिल होती है वह है पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब या फिर अथोराइज्ड। तो यहाँ पर जो चिट्ठे के यानी कि जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें उसको इंक्लूड किया जाता है तो पेड अप कैपिटल होती है, जो चुकता पूंजी दिखाई सब जाती है, अथोराइज्ड भी, सब्सक्राइब भी, इशूड भी, लेकिन जो पेड अप कैपिटल होती है वो टोटल में शामिल होती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज, सचिव को मानदेय का भुगतान है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, एंड इनकम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आप
सेक्रेटरी को क्या दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, मानदेय उसका दे रहे हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगा, कैपिटल नहीं होगा, रेवेन्यू होगा, क्योंकि ये बार-बार होने का है। सचिव जो है उसको आपने नियुक्त किया है तो आप उसको बार-बार वेतन देंगे, उसका मानदेय देंगे। तो बार-बार जो नेचर ऐसी चीज़ें होती हैं जो बार-बार होने वाली होती हैं, तो आपके रेवेन्यू में जाती हैं। जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए एक बार कर दिया वो कैपिटल में जाती हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक न्यूमेरिकल है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 3 years at 10% इज 2.487। सुपर प्रॉफिट इज 22,000। द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी। वर्तमान वार्षिक मूल्य 1 है, 3 वर्षों के लिए 10% की दर से 2.487 है। अधिलाभ 22,000 है, ख्याति का मूल्य होगा। यहाँ पे आपको गुडविल निकालनी है, एन्युटी मेथड से निकालनी है। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी सा है, क्योंकि सरप्लस आपकी बता दिया, सब जो सुपर प्रॉफिट, सॉरी सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने बता दिया, आपको निकालना नहीं। अगर नहीं बताया होता तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना होता, डिफरेंस निकालते आप, उसके बाद हम जो है सुपर प्रॉफिट तक पहुँचते, तब हमें निकालना होता। यहाँ तो सीधे-सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं गुडविल निकल के आ जाएगी 54,714। कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर। अंशों का हरण किया जा सकता है। फेलियर टू अटेंड मीटिंग होने की, यानी कि सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में। नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, मंगल राशि के भुगतान न करने पर। फेलियर टू रिपे द लोन ऑफ द बैंक, या फिर विच शेयर्स आर प्लेस्ड एज सिक्योरिटी। तो यहाँ पर अंशों का हरण कब किया जा सकता है, तो जब पेमेंट जो होगा, कॉल मनी जो है उसका पेमेंट नहीं किया जाएगा, मांग राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, तो वहां पर क्या होता है, अंशों का हरण किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। त्रुटियों को ढूंढना एवं टोकना या रोकना क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का, सेकेंडरी है, या फिर कोई ऑब्जेक्टिव में ही नहीं आता, इनमें से कोई नहीं। तो त्रुटियों को ढूंढना एवं रोकना या फिर टोकना, ये आपका सेकेंडरी सहायक आ जाता है। मुख्य जो होता है ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, वो होगा कि खातों की जांच करना, उनकी शुद्धता को प्रमाणित करना। यहाँ पर जो सेकेंडरी होता है उसमें आता है कि कपट है या छल कपट, त्रुटियों को ढूंढना और उनको रोकना। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, अमाउंट स्पेंड ऑन इंक्रीजिंग द सिटिंग कैपेसिटी इन अ सिनेमा हॉल इज। सिनेमा हॉल की बैठने की क्षमता को जो बढ़ाया गया है, तो वो व्यय किस नेचर का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, डिफर्ड रेवेन्यू है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप सिटिंग बढ़ा रहे हैं, मतलब सीट्स बढ़ा रहे हैं, वहां पर कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो वो एक बार बढ़ा देंगे, वो काफी टाइम तक वो रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि हर महीने आपको करना पड़ेगा। तो बार बार नेचर होने के नेचर का नहीं हो रहा। तो जो चीजें बार बार होने की नेचर की नहीं होती, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय शोज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल मिश्रित प्रभाव है। शुद्ध लाभ अनुपात तथा माल सूची आवर्तन अनुपात का, प्रचालन अनुपात तथा शुद्ध लाभ अनुपात का, शुद्ध लाभ अनुपात तथा पूंजी आवर्तन अनुपात का, या फिर सकल लाभ अनुपात तथा पूंजी आवर्तन अनुपात का। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि नियोजित पूंजी पर प्रतिफल मिश्रित प्रभाव है किसका, तो वो हो जाता है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो एंड कैपिटल टर्नओवर रेशियो से निकलता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100 हो जाएगा, और कैपिटल टर्नओवर रेशियो का टोटल एनुअल टर्नओवर अपॉन नेट वर्थ होता है। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शेयर। साझेदारी संलेख अगर नहीं है, अनुपस्थित है, तो साझेदारी क्या होगा। पेड सैलरीज, वेतन दिया जाता है, वेतन नहीं दिया जाता, उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म के लिए कार्य करते, प्रकृति से कोई नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं है, तो वहां पर कोई भी उसको वेतन नहीं दिया जाएगा, नॉट बी पेड सैलरी। अगर उन्होंने कोई भी साझेदारी संलेख बनाया है और उसमें उन्होंने लिखी है ये बात कि वेतन दिया जाना चाहिए या पूंजी पर ब्याज दिया जाना चाहिए, तब तो दिया जाता है, वरना नहीं दिया जाता। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज अवेलेबल अंडर सेक्शन। चिकित्सा बीमा प्रीमियम के भुगतान के संबंध में कटौती उपलब्ध है। एटीसी की, एटीडबल-सी की, एटीडी की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है, उसको जो प्रीमियम दिया जाता है, तो उसकी कटौती दी जाती है एटीडी में। अपने पर है तो एटीडी में, और किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित, जो आप पर आश्रित है, उसके लिए दी जाती है तो एटीडीडी में दी जाती है। यहाँ पर अपनी बात की जा रही है, तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। तो ये 30 क्वेश्चंस जो थे हमने आज सॉल्व किए हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 30 में से आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी आपके लिए रेगुलर। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर किया करिए और अच्छी लगा करे तो लाइक भी कर दिया करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।